नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। जैसे कि एक पॉइंट है गोल्डीलॉक्स जोन, और जैसे ये क्या होता है, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होगा, और इससे संबंधित पहले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, जैसे चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, ब्लैक होल, व्हाइट ड्वार्फ आदि आदि को। देखो, पहला पॉइंट हमारा है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन जो होता है, कोई भी जो तारा होता है, देखो तारा जो है, जैसे मान लिया ये हमारा सन है, सन ये हमारा है, या कोई भी स्टार, ठीक है, कोई भी यदि तारा है, उस तारे के आसपास कुछ ग्रह होते हैं जो उस तारे की परिक्रमा करते हैं। अब जो जो ग्रह तारे के ज्यादा पास होते हैं वो ज्यादा गर्म रहते हैं। जैसे यहाँ पर यदि ये है, यहाँ पर ये तारा पास रहेगा, ये पास वाला तारा जो है ये ज्यादा रहेगा गर्म। और गर्म यदि ये तारा रहेगा तो यहाँ पर जल जो है, उस जल का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। जल यहाँ पर फिर नहीं मिल पाएगा ज्यादा गर्म होने की वजह से। और यहाँ पर जो है जीवन की संभावना भी फिर नहीं रहेगी, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा होगा। इसी प्रकार से इस तारे से जो बहुत ज्यादा दूर तारे जो ग्रह होते हैं, इस तारे से बहुत ज्यादा दूर जो ग्रह है, जैसे कि ये वाला ग्रह जो है, ये बहुत ज्यादा क्या होगा, ठंडा। ये वाला ग्रह बहुत ज्यादा क्या है, ठंडा। अब ये जो ठंडा है, ठंडा होने की वजह से जो है यहाँ पर तापमान जो है वो जीवन के बिल्कुल प्रतिकूल है। तापमान जीवन के प्रतिकूल है। और यहाँ पर जो है जल का अभाव मिलेगा। जल जो है किस रूप में मिलेगा, बर्फ के रूप में मिलेगा, और जीवन यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी तारे के पास कुछ ऐसा क्षेत्र भी होता है, किसी तारे के पास कुछ ऐसा क्षेत्र भी होता है जो ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा गर्म एवं ना ज्यादा ठंडा होगा, एवं ना ज्यादा ठंडा। तो ना तो ज्यादा गर्म है, ना ज्यादा ठंडा है। और इस एरिया में जो जल है वो किस रूप में मिलेगा हमको, तरल रूप में जल यहां पर हमको मिल पाता है। और यहां पर जीवन की संभावना मिलती है, जीवन यहां पर उपस्थित हो सकता है। तो यदि हम हमारी अर्थ की बात करें, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर क्या मिलता है, जीवन मिलता है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में है। पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में है। इसका मतलब गोल्डीलॉक्स जोन में है। तो पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में है। तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब हो गया आवास योग्य जोन। आवास योग्य जोन। तो किसी भी तारे के चारों ओर किसी निश्चित दूरी पर कोई ऐसा स्थान हो सकता है, ऐसा क्षेत्र हो सकता है कि वहां पर यदि कोई ग्रह मिलेगा तो वहां पर जल तरल रूप में मिलेगा और वहां पर जीवन की संभावना हो सकती है। इसलिए जब हमारे जो ये वैज्ञानिक हैं ये खोज करते हैं अंतरिक्ष में जीवन की, कि क्या कहीं किसी ग्रह पर जीवन है, तो पहले कोई तारा देखते हैं और तारे के पास उसका गोल्डीलॉक्स जोन देखते हैं। तो गोल्डीलॉक्स जोन में जो ग्रह होते हैं, फिर वहां पर जो है जीवन की संभावना जो है उसको तलाश किया जाता है। तो ये पॉइंट हमको यहां पर याद रखना है। तो गोल्डीलॉक्स जोन, जिसे वास योग्य, आवास योग्य क्षेत्र भी कहते हैं, हैबिटेबल जोन भी कहते हैं, एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह ना तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म होती है, अर्थात उस पर जीवन की संभावना होती है। तो ना तो बहुत ज्यादा गर्म है, ना बहुत ज्यादा ठंडा है, जैसे कि हमारी पृथ्वी। और हमारी जो पृथ्वी है इसका औसत तापमान जो है लगभग 15 डिग्री है औसत रूप से, और जीवन के बिल्कुल अनुकूल है। कुछ स्थानों पर माइनस में भी तापमान होता है और कुछ स्थान गर्म भी होते हैं। गर्मी में आप देखोगे 50 डिग्री तक भी तापमान पहुंच जाता है, लेकिन औसत रूप में 15 डिग्री तापमान है। और 50 डिग्री का तापमान भी यदि होता है तो वहां पर भी जो है मनुष्य और अन्य जीव जंतु है जीवित रह पाते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, अनुकूलन मिलता है उसके अनुसार। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जल की उपस्थिति के कारण हुई, अतः जल जीवन का अनिवार्य घटक है निश्चित रूप से। तो जल यदि कहीं पर मिलेगा तो वहां पर जीवन की संभावना भी फिर हो सकती है। इसीलिए जैसे जो मिशन मंगल पर भेजे जाते हैं या अन्य कहीं पर मिशन भेजे जाते हैं ग्रहों पर, तो वो जल की तलाश करते हैं। जल की तलाश होगी तो वहां पर फिर सूक्ष्म जीवों की तलाश होगी या जीवन की संभावनाओं को वहां पर तलाशा जाएगा। तो जल होना चाहिए, मेथेन होनी चाहिए, जल, इसके अलावा मेथेन। तो ये जो है जल है, मेथेन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है।
इन सब से मिलकर जीवन की फिर क्या होती है, शुरुआत होती है। क्योंकि नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा, अमोनिया से नाइट्रोजन क्षार बनेंगे, डीएनए आरएनए बनेगा, प्रोटीन्स बन पाएंगी। तो ये जो होते हैं इनसे फिर जीवन की संभावना की तलाशी जाएगी। यदि पृथ्वी की स्थिति प्लूटो ग्रह के स्थान पर होती, मतलब कि यदि पृथ्वी सूरज से बहुत अधिक दूर होती, जैसे जहां पर आज हमारा प्लूटो जो है प्लूटो के स्थान पर होती, प्लूटो जो है उसको उसके स्थान पर होगा तो पृथ्वी पर फिर जीवन वहां पर नहीं हो पाता, सारा का सारा जल बर्फ बन जाता। और यदि बुध ग्रह के स्थान पर होती तो भी गर्म होने की वजह से सारा का सारा जल जो है उसका वाष्पीकरण हो जाता। तो इस प्रकार से पृथ्वी सूरज के गोल्डीलॉक्स जोन में है। तो ये पॉइंट जो है हमको याद रखना होगा, गोल्डीलॉक्स वाला जोन का जो पॉइंट है। ऐसे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है चंद्रशेखर सीमा। कि आखिर में चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। तो जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर जो वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक है, और इनको क्या भी मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिले था। चंद्रशेखर सीमा और चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर को क्या भी मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार क्यों मिला कि तारों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है और तारा का क्या विकास होगा, तारों से संबंधित सिद्धांत, तारों की उत्पत्ति एवं विकास, इसके बारे में इन्होंने पूरा समझाया, इनकी थ्योरी को मान्यता मिली पूरी। तो इसके लिए क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर हमको डिस्कस करना है आखिर में चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले हम डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट तो हमको डिस्कस करना है कि तारा निर्माण से पूर्व की क्या कंडीशन है। देखो यहाँ पर हम कहेंगे कि तारा का निर्माण हो रहा है, तारा निर्माण, स्टार फॉर्मेशन। और स्टार फॉर्मेशन जो होता है, यहाँ पर ये जो हमको धूल और गैसों का जो बादल दिख रहा है, ये धूल और गैसों का बादल जो होता है इसको कहते हैं नेबुला। ये धूल और गैसों का बादल क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेबुला। अब देखो नेबुला से बनेंगे तारे। दो प्रकार के तारे हो सकते हैं। एक कंडीशन ये वाली हो सकती है, ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम कहते हैं कम एवं मध्यम द्रव्यमान वाले तारे। कम एवं मध्यम द्रव्यमान वाले तारे। तो कम और मध्यम द्रव्यमान वाले तारे जैसे सूर्य, जैसे सूर्य। तो यहां पर ये जो तारा बना है कम और मध्यम द्रव्यमान वाले तारे जैसे कि सूर्य। दूसरी तरफ जो है उच्च द्रव्यमान वाले तारे, ये वाले तारे कौन से हैं, उच्च द्रव्यमान वाले तारे। तो एक प्रकार के तारे जो कि छोटे तारे हैं, कम द्रव्यमान मध्यम द्रव्यमान वाले, दूसरे हैं अधिक द्रव्यमान वाले तारे। अब देखो होता यह है कि जब भी कोई तारे की मृत्यु होती है, तारे की मृत्यु क्यों होती है, तारा जो कोई भी होता है, तारे में ऊर्जा का सोर्स जो होता है, कोई भी तारा जो है, स्टार जो भी है, स्टार या तारा, उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा वो मिलती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन तो मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो ईंधन का सोर्स होता है, हाइड्रोजन ईंधन का सोर्स होता है। लेकिन जब कभी भी किसी तारे में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, ईंधन समाप्त, हाइड्रोजन H2 समाप्त, जब कभी भी किसी तारे में H2 समाप्त हो जाएगी तो तारा क्या होने लगेगा, मृत होने लगता है। जब भी किसी तारे में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तो तारा क्या होगा, तारा मरने लगेगा। लेकिन यहां पर छोटे तारे बड़े तारे दोनों तारों के मरने में, दोनों तारों के अंत होने में जो डिफरेंस यहां पर होगा, द्रव्यमान यदि अलग अलग है तो पहले हम बात करते हैं छोटे तारे की। छोटा तारा जो है, छोटा तारा यदि है उसका देखो द्रव्यमान यदि कम होगा, छोटे तारे का द्रव्यमान कम होता है। और छोटा तारा जब मृत हो रहा है, उसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो गया है, तो छोटे तारे के भीतर पहले जो है तारा सिकुड़ने लगेगा। तारा क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। तारे के भीतर जो है गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है उसके केंद्रीय भाग में, उसके केंद्रीय भाग में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने से तारे के आसपास जो हीलियम है, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या बनती है, हीलियम, तो तारा सिकुड़ने लगेगा। तो जब तारा सिकुड़ेगा तो तारा सिकुड़ने पर, तारा सिकुड़ेगा और तारा सिकुड़ने पर जो अवस्था बनेगी उसको बोलते हैं रेड जाइंट, लाल दानव, रेड जाइंट। या हम इसको हिंदी इंग्लिश में याद रखें, क्या बनता है, रेड जाइंट। ये क्या बना है, ये क्या बना है, रेड जाइंट। तारा अब मृत हो रहा है, तारे की हाइड्रोजन खत्म हो गई, रेड जाइंट। और एक इन तारों के लिए बात हो रही है, ये बात हो रही है कम द्रव्यमान वाले तारों के लिए। रेड जाइंट जो होता है
और अरबों वर्षों में, रेड जाइंट के फिर अरबों वर्षों में क्या बनेगा, एक कंडीशन बनती है, इसे कहते हैं प्लेनेटरी नेबुला। एक कंडीशन बनेगी प्लेनेटरी नेबुला, और ये प्लेनेटरी नेबुला जो है ये बिल्कुल चमकता हुआ रहेगा इसका बाहरी क्षेत्र, और फैलने वाली कंडीशन रहेगी। और इसके बाद अरबों वर्षों में, इसके बाद अरबों वर्षों में, अरबों वर्षों में बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। क्या बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ड्वार्फ को हम बोलते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ क्या है, श्वेत वामन। और ये जो व्हाइट ड्वार्फ है ये कितने साल में बनेगा, अरबों साल में। तो व्हाइट ड्वार्फ कब बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ कब बनेगा, ये बताया था चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने क्या बताया था, यदि तारे का द्रव्यमान, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम है, 1.4 गुना से कम होता है, तो श्वेत दानव वामन बनता है। तो क्या बनेगा, श्वेत वामन बनता है। ये पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट है, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम है तो श्वेत वामन बनता है। मतलब तारा कोई ज्यादा बड़ा तारा नहीं है, मध्यम आकार का तारा है। और मध्यम आकार का जो तारा होता है वो कभी ब्लैक होल नहीं बनाता। मध्यम आकार का तारा याद क्या रखनी है, छोटा एवं मध्यम आकार, छोटा एवं मध्यम द्रव्यमान का तारा 1.4 सन के मास से कम कभी ब्लैक होल एवं न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनाता। देखो मीनिंग क्या है, जो तारा सूरज के द्रव्यमान से 1.4 गुना तक ही है, मतलब कि छोटा और मध्यम द्रव्यमान के तारे, जैसा कि सूर्य स्वयं, तो सूर्य जैसे तारे जो 1.4 गुना तक द्रव्यमान के हैं वो कभी भी ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार जैसी कंडीशन नहीं बनाएंगे। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है वो। लेकिन ऐसे तारे, कम और छोटे द्रव्यमान वाले जो तारे हैं मध्यम तक, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं व्हाइट ड्वार्फ। ये तारे क्या बनाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बनाते हैं, श्वेत वामन बनाते हैं। और व्हाइट ड्वार्फ भी फिर अगले अरबों वर्षों के बाद ब्लैक ड्वार्फ बना सकता है, ब्लैक ड्वार्फ, और खत्म कंडीशन में यहां पे रहेगी। तो व्हाइट ड्वार्फ और अरबों वर्षों में क्या बनाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बना देगा। उसके तारे के अंदर जो कि मृत हो चुका है, व्हाइट ड्वार्फ कह रहे हैं, थोड़ा चमक रहा है, उसके अंदर वाले भाग में कार्बन बन जाता है। तो तारे के अंदर क्या बन जाएगा, कार्बन। और उस कंडीशन को जब वो बिल्कुल मृत हो चुका है, ठंडा हो चुका है, शांत हो गया है, अब क्या करें उसको बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ। तो व्हाइट ड्वार्फ से क्या बनता है, ब्लैक ड्वार्फ। जबकि दूसरे तारे, जबकि जो बड़े तारे होते हैं, जबकि जो बड़े तारे हैं, बड़े तारे क्या बनाते हैं, देखो ये वाला तारा कौन सा है, ये है बड़ा तारा, ये है बड़ा तारा। और बड़ा तारा कौन है, जो सूरज के द्रव्यमान से, सूरज के द्रव्यमान की तुलना में 1.4 गुना क्या होते हैं, ज्यादा। यह है बड़ा तारा। बड़ा तारा जब मृत होता है, बड़े तारे का ईंधन समाप्त हुआ, बड़े तारे का क्या हुआ, ईंधन समाप्त। बड़े तारे का जब ईंधन समाप्त होगा तो बड़े तारे से बनेगा रेड सुपर जाइंट। तो बड़े तारे से पहले क्या बना है, रेड सुपर जाइंट। और फिर बड़े तारे का ये जो रेड सुपर जाइंट है, इस रेड सुपर जाइंट में होता है एक विस्फोट, और इस विस्फोट वाली कंडीशन को कहते हैं सुपर नोवा। इस विस्फोट की कंडीशन को क्या कहेंगे, सुपर नोवा। अब यदि ये बड़ा तारा जो है सुपरनोवा बन चुका है, यदि बड़ा तारा का आकार बहुत ही बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था, तो बहुत बड़े तारे, बहुत बड़े यदि तारे हैं तो बहुत बड़े तारे तो बनाते हैं ब्लैक होल। बहुत बड़े तारे क्या बनाएंगे, बहुत बड़े तारे बनाएंगे ब्लैक होल, ब्लैक होल। और यदि जो तारा है
बड़ा तारा, और यहां पर है बहुत बड़ा, इधर है हाई मास, यहां है वेरी हाई, यहां पर क्या है बड़ा तारा, और क्या बोला इसको हाई मास, और यहां पर क्या बोला है वेरी हाई मास, वेरी हाई मास। तो जब बहुत ही बड़ा आकार का तारा होता है तो वो अंतिम रूप से क्या बनाएगा, वो बनाएगा ब्लैक होल। क्या बनाएगा, ब्लैक होल। और आज तक हमारे वैज्ञानिक किसी भी ब्लैक होल को ढूंढ नहीं पाए हैं। ब्लैक होल का अनुमान तो है कि कैसा होगा, लेकिन ब्लैक होल को ढूंढ नहीं पाए हैं, क्योंकि ब्लैक होल को देखा ही नहीं जा सकता। ब्लैक होल ऐसी कंडीशन है कि एक छोटा पिंड है, ज्यादा बड़ा आकार नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण है कि वह पिंड तो एक प्रकाश के फोटोन को भी अपने में ही समाहित कर लेता है। जैसे प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो है छोटे छोटे फोटोन से बना होता है, लेकिन वो जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल की तरफ कोई प्रकाश भी आएगा तो ब्लैक होल उस प्रकाश को भी अपने भीतर ही समाहित कर लेगा। तो आप बताओ, जब हमको इमेज लेनी है, हमको फोटो खींचना है, तो फोटो तो तब खींचेगा जबकि उस वस्तु से कोई भी विकिरण, कोई भी प्रकाश, किसी भी प्रकार की तरंग जो है हमारे कैमरे तक आए। लेकिन वो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण तो इतना होता है कि कोई भी विकिरण आ ही नहीं सकता कैमरे तक, तो ब्लैक होल को कभी देखा ही नहीं जा सकता, और आज तक कोई ब्लैक होल ढूंढा भी नहीं गया है, ब्लैक होल को देखा जो है नहीं गया है। अनुमान जरूर है कि हाँ, ब्लैक होल देखने जैसे अनुमान जरूर है कि हाँ, इस जगह पर बीच में ब्लैक होल हो सकता है, ऐसे अनुमान जरूर है कि यहाँ बीच में क्या हो सकता है, ब्लैक होल। लेकिन ऐसे खोज परमानेंट नहीं है, अनुमान जरूर है। दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे तारे हैं जो बहुत बड़े तो नहीं है, बड़े हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं है, और वो मृत हुए हैं, सुपरनोवा हुआ है, विस्फोट हुआ है और मृत हुए हैं। तो ऐसे तारे जो कि बड़े तारे हैं लेकिन बहुत बड़े नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े तारे तो क्या बनाते हैं, ब्लैक होल। लेकिन जो बड़े तारे हैं जो कि ब्लैक होल नहीं बना रहे, इतने बड़े नहीं हैं, तो ये बनाते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे न्यूट्रॉन स्टार। तो बड़े तारे, यहां पे हमने देखा एक बड़ा तारा था, बड़े तारे में यदि बहुत बड़ा तारा है तो ब्लैक होल बनेगा, और बड़ा तारा यदि ज्यादा बड़ा नहीं है तो क्या बनता है, न्यूट्रॉन स्टार। ये जो न्यूट्रॉन स्टार है ये विकिरण उत्सर्जित करता रहता है। ये क्या करता है, विकिरण उत्सर्जित। तो इस न्यूट्रॉन स्टार की खोज हो चुकी है, बहुत सारे न्यूट्रॉन स्टार हमारे वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, क्लियर कट उनको पता है कि ये न्यूट्रॉन स्टार है। इसका मतलब है पहले एक ये तारा था और अब ये तारे का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है, इस तारे का नाश हो चुका है। तो अब चंद्रशेखर सीमा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो, जब तक चंद्रशेखर ने अपना सिद्धांत नहीं बताया था तब तक थ्योरी अलग थी। 1930 के दशक तक वैज्ञानिकों का मानना था कि नाभिकीय संलयन के माध्यम से सभी तारे अपने नाभिकीय ईंधन को समाप्त करने के बाद व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित होते हैं। तो देखो, व्हाइट ड्वार्फ, तो पहले तो क्या मानना था कि कोई भी तारा है, पहले की धारणा, तो पहले की धारणा तो ये थी, पहले की धारणा ये थी कि कोई भी यदि तारा है ये क्या बनाएगा, व्हाइट ड्वार्फ। फिर जब चंद्रशेखर आए तो चंद्रशेखर ने क्या बोला, चंद्रशेखर ने क्या बताया, चंद्रशेखर ने बताया कि कोई भी यदि तारा है तो तारे से एक तो बन सकता है व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ कब बनेगा, यदि द्रव्यमान कम है, छोटा द्रव्यमान है, सूरज के द्रव्यमान से जो है कम है, 1.4 गुना से कम। या कोई तारा क्या बना सकता है, कोई तारा बना सकता है न्यूट्रॉन स्टार। कोई तारा क्या बना देगा, न्यूट्रॉन स्टार। और यदि बहुत बड़ा तारा है तो वो तारा मृत होने पर क्या बनाएगा, ब्लैक होल। तो ये तीन कंडीशन बता दी चंद्रशेखर ने, जबकि पहले सिर्फ व्हाइट ड्वार्फ की बात होती थी। और ये चंद्रशेखर सीमा इसी को कहते हैं, जो 1.4 सूरज के द्रव्यमान का सन मास, सूरज के द्रव्यमान का 1.4 गुना वाला जो सिद्धांत है, इसी को ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। यही क्या है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा ने इस प्रचलित धारणा को चुनौती दी, संशोधन किया। चंद्रशेखर सीमा के अनुसार किसी भी व्हाइट ड्वार्फ का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम होने पर वह सदा के लिए क्या रहेगा, व्हाइट ड्वार्फ रहेगा। यदि छोटा है तो व्हाइट ड्वार्फ ही रहेगा, और यदि बड़ा है, यदि बड़ा हो तो क्या होगा, बड़ा हो तो या तो बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारा, और यदि बहुत ही बड़ा हो तो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। तो
तो ये पॉइंट जो है हमको थोड़े से याद रखने हैं चंद्रशेखर सीमा के। देखो कुछ और पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लेते हैं। किंतु यदि द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा है, ज्यादा बड़ा तारा है, तो तारों में एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। मैंने आपको बताया कि बड़े तारों में एक विस्फोट होता है जिसको कहते हैं सुपरनोवा, और ये समाप्त होकर या तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे, यदि थोड़े छोटे तो न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे, और यदि काफी ज्यादा बड़ा था वो शुरुआत में तो क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। ऐसा विस्फोट, अब ये भी जो है वैज्ञानिकों का मानना है कि जो तारों में विस्फोट होता है, सुपरनोवा का विस्फोट होता है, उन तारों में ही उसमें तो देखो व्हाइट ड्वार्फ है, व्हाइट ड्वार्फ के अंदर तो क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। जब वो बिल्कुल शांत हो जाएगा तो उसके अंदर मिलेगा कार्बन। लेकिन जिन तारों में सुपरनोवा का विस्फोट होता है, उन सुपरनोवा के विस्फोट के कारण से उनके अंदर हमको भारी धातुएं भी मिलती हैं, मिलेंगी, जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है। तो ये जो है बताया है चंद्रशेखर ने कि जो बड़े तारे हैं उनमें यदि विस्फोट होगा, सुपर जो नोवा बोला गया है, तो फिर हमको आगे जीवन की संभावना भी वहां पर मिल सकती है। उससे जो ग्रह बनेंगे, सुपरनोवा में विस्फोट होगा, टुकड़े निकल के जाएंगे बहुत सारे, मुख्य भाग तो ब्लैक होल बना सकता है, लेकिन बाकी टुकड़े जो निकल के गए हैं उनसे कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति भी हो सकती है। केवल एक सुपरनोवा विस्फोट ही तांबा, चांदी, सोने जैसी भारी जो है तत्वों को बना सकता है। साथ के साथ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसियस तत्व, जो गैस के रूप में रहने वाले जो है परिवर्तित हो जाने वाले तत्व है, यौगिक अणु बना देंगे, उस रूप में उत्पादन करेगा। तो सुपरनोवा विस्फोट से ही भारी धातुएं बनेंगी, और सुपरनोवा विस्फोट से ही हाइड्रोजन का तत्व जो हाइड्रोजन गैस बना देगा, और इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे तत्व बनेंगे। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मांड का विकास और प्रक्रिया इनसे प्रभावित होगी। निश्चित रूप से यदि जीवन को प्रारंभ करने वाले तत्व बनेंगे तो ही फिर जीवन आगे प्रारंभ हो सका होगा। ऐसे कुछ अनुमान भी जो है बताए गए हैं चंद्रशेखर सीमा के द्वारा, जो सिद्धांत दिया था। इसलिए चंद्रशेखर सीमा एक आदर्श व्हाइट ड्वार्फ के अधिकतम द्रव्यमान के लिए न केवल एक ऊपरी सीमा है, मतलब 1.4 गुना सूरज के द्रव्यमान से छोटे तारे सुपरनोवा विस्फोट नहीं करते, इससे बड़े तारे ही विस्फोट करते हैं। और वो जो बड़े तारों का विस्फोट होता है, उनमें से ही कहीं ना कहीं कोई ऐसा टुकड़ा निकल जाएगा, कोई ऐसा ग्रह बन जाएगा निकले हुए खंडों से, जहां पर कोई जीवन की संभावना हो सकती है। और वो बड़ा तारा या तो न्यूट्रॉन स्टार बना सकता है या फिर ब्लैक होल बना सकता है। तो ये पॉइंट जो है ये चंद्रशेखर ने हमको बताए हैं, तो इसलिए हमको इनके बारे में थोड़ा सा याद में रखना है। तो चंद्रशेखर ने जो है अपनी थ्योरी के द्वारा न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक होल आदि इनके बारे में बताया। शुरुआत की जो इमेज थी मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आखिर में कोई तारा जब मरता है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है, या न्यूट्रॉन तारा, या ब्लैक होल। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश एक बार करनी है। चंद्रशेखर सीमा। एक छोटा सा पॉइंट है, ग्रीज्ड लाइटनिंग। ग्रीज्ड लाइटनिंग क्या है, देखो नासा जो संस्था है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, किसने बनाया है, नासा ने। और ये एक छोटा ड्रोन है। ग्रीज्ड लाइटनिंग क्या है, ये एक ड्रोन है। ड्रोन का मतलब क्या होता है, मानव रहित है, ये मानव रहित अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ये एक छोटा ड्रोन है, इसका वजन भी ज्यादा नहीं है, 28 किलोग्राम वजन है, और इसके अंदर 10 इंजन लगे हैं। 10 क्या है, इंजन। एक मॉडल है एक तरीके से। इस 10 इंजनों में से ये किससे चलेंगे, विद्युत से चलने वाले इंजन है। अब ये देखने पे आपको दिख रहा है एक इसकी मुख्य रूप से विमान जैसा हमको नजर आ रहा है, जैसे कि कोई विमान हो, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये जो हेलीकॉप्टर जैसे, इसमें हमको हेलीकॉप्टर जैसे ये नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो बॉडी है ये एक वायुयान जैसी, एरोप्लेन जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर ये जो प्रॉप्स हैं, एक तरह के रोटर जो लगे हैं, ये कैसे हेलीकॉप्टर जैसे हैं, हेलीकॉप्टर। तो ये एक ऐसा यान है जो कि हेलीकॉप्टर के समान किसी स्थान से ऊपर उठ सकता है और बाद में विमान के जैसे तेज गति से चल सकता है और विद्युत से चलने वाला है। हालांकि ये बहुत छोटा है और इसी आधार पे बड़े जो है मॉडल, बड़े स्तर पर विकास करने की भी योजनाएं हैं। तो नासा ने बनाया है। ये क्वेश्चन पहले एक बार आईएएस के एग्जाम में आ चुका है। ये दिया गया था कि चर्चा में रहे ग्रीज लाइटनिंग के विषय में आप सही कथन का चयन करें, तो निश्चित रूप से सही कथन इन्हीं में से ही है। वहां पर यह था कि विद्युत से चलने वाला है, एक छोटा ड्रोन है। तो 10 इंजन वाला 28 किलोग्राम विद्युत से चलने वाला ड्रोन है। इसमें हेलीकॉप्टर और वायुयान दोनों के ही क्या मिलते हैं, गुण मिलते हैं, और नासा द्वारा इसका विकास का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से विद्युत से चलने वाले यदि हेलीकॉप्टर और यान बनेंगे और काफी शक्तिशाली यदि होंगे तो आप देखोगे प्रदूषण की समस्या में भी कमी आएगी। रिसर्च हमारे वैज्ञानिक लगातार आगे से आगे करते रहते हैं।
अब जो है हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उससे जुड़ी हुई कुछ संस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट संस्थाएं सभी के बारे में हमने अंतरिक्ष के बारे में पूरी जानकारी ली है। अब इन संस्थाओं के बारे में बेसिक जानकारी रखना हमारे लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में इसको ले रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।